हेलो एवरीवन। सो केन्स टेक्नोलॉजी पे आज एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे हम। कोटक की रिसेंटली रिपोर्ट आई है, अभी देखा ही होगा आप लोगों ने। तो उसके बाद से स्टॉक के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। हालांकि केन्स का स्टॉक उससे पहले से भी करेक्शन मोड में था। इनफैक्ट पूरा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ 2018 2019 वाला टाइम है जहाँ पे इंडेक्स आपको दिखेगा कि निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी की ग्रोथ है। लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, उनमें बिल्कुल भी मतलब कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट करेक्शन और देखने को मिल रहा है। जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिन्होंने गाइडेंस इनफैक्ट और बढ़ाया भी है, उन स्टॉक्स में भी हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है। केन्स में भी करेक्शन पहले था, लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट के बाद में करेक्शन और बढ़ गया। इन्वेस्टर्स के बीच में भी थोड़ा सा कंसर्न और आ गया इसके बिजनेस को लेकर के। आज इनकी मैनेजमेंट ने भी इस कोटक के रिपोर्ट के अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्स दिया है मार्केट में कि क्या क्या उनके कंसर्न थे। उसके उसके मतलब एक तरीके से क्लैरिफिकेशन आप बोल लो, वो उनकी मैनेजमेंट ने दिया है। लेकिन उसके बाद भी इनका जो स्टॉक है वो 12% करेक्शन के साथ में बंद हुआ। यानी कि ओवरऑल मार्केट इनके रिस्पॉन्स से अभी सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं टेक्निकली। तो इसको डिस्कस करेंगे कि कोटक के क्या कंसर्न थे, मैनेजमेंट ने क्या उसका रिस्पॉन्स दिया, और यहाँ से आगे का कैसा ओवरऑल आउटलुक लग रहा है इस बिजनेस का। तो सबसे पहले कोटक के कंसर्न डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट किए थे। सबसे पहला उनका पॉइंट था जो कंपनी केन्स ने एक्वायर करी थी लास्ट ईयर, हमने बहुत सारे कॉन कॉल में डिस्कस किया। स्क्रैमको करके आई थिंक उसको प्रोनाउंस करते हैं, स्मार्ट मीटरिंग कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर किया था लास्ट ईयर। तो कोटक का कहना है कि एक्विजिशन के टाइम पे उसका जो गुडविल अमाउंट बताया था, जब FY25 की जो बैलेंस शीट आई है केन्स की, उसमें वो अमाउंट बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। इनफैक्ट आपका इंटेंजिबल एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन गुडविल में हमको वो अमाउंट जो है वो मतलब बिल्कुल मैच नहीं कर रही है जो आपने एक्विजिशन के टाइम पे इस कंपनी का मेंशन किया था। तो पहला कंसर्न ये हो गया। दूसरा कंसर्न है कंटिजेंट लाइबिलिटी को लेकर के। तो कोटक का कहना है कि केन्स के नेटवर्थ का, यानी कि इक्विटी प्लस रिजर्व, बिजनेस का नेटवर्थ टोटल, उसका 18% जो है वो कंटिजेंट लाइबिलिटी हो चुका है इस कंपनी का, केन्स का। यानी कि इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क लग रहा है कंपनी को। तीसरा और चौथा इन्होंने काइंड ऑफ एक सेम कंसर्न है इनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से लेकर के। सो केन्स टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी सब्सिडरी है, इन्हीं में एक सब्सिडरी है केन्स इलेक्ट्रॉनिक। तो उनका कहना है केन्स इलेक्ट्रॉनिक का जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था स्क्रैमको के साथ में, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है। सिमिलरली केन्स टेक्नोलॉजी का, केन्स इलेक्ट्रॉनिक का और स्क्रैमको का, इन तीनों का आपस में जो ट्रांजैक्शन था, कहीं पे पेमेंट था, कहीं पे वो मतलब रिसीवेबल था, ये सारी चीज़ों का भी प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया नहीं गया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले पार्ट के अंदर। तो ये दो कंसर्न थे इनके अलग से। फिर फिफ्थ इनका कंसर्न था कंपनी के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को लेकर के, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को लेकर के। इनका कहना है केन्स टेक्नोलॉजी का एवरेज कॉस्ट बोरोइंग जो है वो 17.7% है, मोटा मोटा 18% का एवरेज कॉस्ट बोरोइंग है केन्स टेक्नोलॉजी का। और लास्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करें तो वो अगेन इनका इंटेंजिबल एसेट को लेकर के है कि टेक्निकल नो हाउ प्लस कुछ डिज़ाइन कैपेबिलिटी को आपने इंटेंजिबल एसेट में क्यों ऐड कर दिया, जबकि उसको एक्सपेंस में ऐड करना चाहिए जो आपने परचेज किया है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के इनका कंसर्न है। केन्स टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट ने इसका 1 by 1 रिस्पॉन्स दिया। सबसे पहला पार्ट आता है आपका वो गुडविल वाला। तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ 103, ये जो रूल है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसके अकॉर्डिंग हमको ये अलाउ किया जाता है कि जब भी हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसका वो जो गुडविल वाला जो पार्ट है, हम उसको या तो गुडविल में मेंशन कर सकते हैं या फिर इंटेंजिबल एसेट में मेंशन कर सकते हैं। तो नाउ मैनेजमेंट का कहना है कि क्योंकि जब हमने स्क्रैमको को एक्वायर किया तो उनके पास में, मतलब उस एक्विजिशन से हमारे पास में कुछ कस्टमर्स के फिक्स कॉन्ट्रैक्ट आए। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आप एक शॉप परचेज कर रहे हो, 1 लाख का आपने मतलब वो पेमेंट दिया उस शॉप को खरीदने का, लेकिन उस शॉप का ब्रांड इतना मतलब वैल्यूएबल है, उसकी लीगेसी काफ़ी पॉपुलर है वहाँ के लोगों के बीच में कि शॉप के साथ में आपके पास में ना कुछ कस्टमर्स का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है, यानी कि वो फिक्स बिजनेस आ रहा है आपको। तो ये ब्रांड वैल्यू एक तरीके से आप बोलोगे उसका। तो इसको आप, इनका कहना है इनकी मैनेजमेंट का कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग आप इसको गुडविल में भी रिपोर्ट कर सकते थे और इसको इंटेंजिबल एसेट में भी डिस्क्लोज कर सकते थे। तो हमने इसको गुडविल में रिपोर्ट ना करके इंटेंजिबल एसेट में इसको रिपोर्ट किया है पूरे अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। और ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम इसको मतलब गुडविल में रिपोर्ट करते तो आप इसके अगेंस्ट में कल को ऐसा बोल सकते थे कि आपने इंटेंजिबल एसेट में इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। तो हमारे पास में दोनों ऑप्शन था, हमने गुडविल में नहीं किया, इंटेंजिबल एसेट में डिस्क्लोज किया, तो इसलिए वो वाला मतलब ऐसा कुछ लीगल उसमें कोई पॉइंट नहीं है, वो बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग हमने फॉलो करा है। तो ये हो गया पहला इनका डिस्क्लोजर।
दूसरा कंटीजेंट लाइबिलिटी पे इनका कहना है, अगेन जो हमने एक्विजिशन किया है स्क्रैमको का, ये आधा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये इस एक्विजिशन से आया है। ये स्मार्ट मीटरिंग जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है, प्रॉब्लम इन द सेंस की जो कोटक ने जो ये कंसर्न रेज करे हैं, ऐसे नहीं कि बिजनेस के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम ही है, वैसा कुछ नहीं है अभी, लेकिन जो ये इन्होंने कोटक ने जो ये रिपोर्ट में अपने जो कुछ कंसर्न जो इन्होंने हाईलाइट करे हैं वो इस एक्विजिशन से रिलेटेड ही है। तो अगेन ये कंटीजेंट लाइबिलिटी पे भी इनका कहना है कि जो ये हमारी एक्वायर्ड कंपनी है स्क्रैमको, जब ये कल को किसी क्लाइंट के साथ में प्रोजेक्ट में ऐड होती है, मतलब कल को कोई प्रोजेक्ट इनको मिलता है इनके किसी कस्टमर से, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए ना हमको एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देना पड़ता है, पीबीजी जिसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का मतलब क्या है कि मेरी ये सब्सिडरी है, ये आपके साथ में बिजनेस कर रही है, आपने इसको ये प्रोजेक्ट दिया है, अगर कल को चल के ये प्रोजेक्ट जो टाइमलाइन आपने सेट किया है उस टाइमलाइन में कंप्लीट नहीं होता है, प्रोजेक्ट डिले होता है, या जो क्वालिटी इस टर्म्स एंड कंडीशन में फिक्स हुई है वो अगर मीट नहीं होती है, वो क्वालिटी अगर मैच नहीं करती है, तो उसका जो भी फाइनेंशियल जो पेनल्टी होगी वो हम बेयर करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। एक्चुअली में ना एक बुक है, मतलब अगर आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझने और इससे पास्ट में कैसे फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो एक आपके एडिटर है, फाइनेंशियल एडिटर है तमल बांदोपाध्याय, उन्होंने एक बुक लिखी है पेंडोमोनियन द ग्रेट बैंकिंग ट्रेजेडी करके कुछ ऐसा नाम है उसका। तो जब मैं ये बैंक एनबीएफसी मतलब लैंडिंग स्पेस को जब पढ़ना स्टार्ट कर रहा था ना, उस टाइम पे मैंने वो बुक पढ़ी थी। तो आपको एक्चुअली में समझ आएगा कि पिछले 20-30 साल में इंडिया में कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं और बैंकर्स उसमें कैसे इन्वॉल्व रहे हैं, कैसे बुक्स को मतलब वो मैनिपुलेट किया गया है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हो गया, कॉर्पोरेट गारंटी हो गया, ये सारे टर्म्स ऐसे नहीं है कि कहीं पे यूज़ हो रहा है तो मतलब फ्रॉड ही है, लेकिन इसका कैसे गलत तरीके से यूज़ किया गया, बैंकर्स कैसे इन्वॉल्व थे, और ओवर द ईयर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे कैसे नए रूल रेगुलेशन आए, बहुत अच्छी इंसाइट आपको मिलेगी, तो उसको आप पढ़ सकते हो। तो जस्ट एज ए रेफरेंस मैंने आपको उसमें ऐड किया है। सो ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हम वो देते हैं, तो उसकी वजह से आपको दिख रहा है ये कंटीजेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। दूसरा एक और चीज़ है केन्स इलेक्ट्रॉनिक, अगेन जो केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, और प्लस साथ में ये स्क्रैमको, ये जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मतलब लेते हैं या फिर कोई एक्सपेंशन करते हैं, कोई नया प्लांट लगाते हैं, तो उसके लिए इनको लोन वगैरह चाहिए होता है, तो बैंक को भी जो केन्स टेक्नोलॉजी है वो गारंटी देती है। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी इन द सेंस कि आप, मेरी ये सब्सिडरी है, इसको बिजनेस एक्सपैंड करना है, नया एसेट परचेज करना है या फिर नया लैंड परचेज करना है, आप इसको लोन दे दो, अगर ये कल को लोन के टर्म्स कंडीशन मीट नहीं करता है तो अगेन उसकी फाइनेंशियल पेनल्टी मैं बेयर करूंगा। तो ये हो गया आपका कॉर्पोरेट गारंटी। तो कंपनी कह रही है कि ये जो सारे कंटीजेंट लाइबिलिटी आप देख रहे हो ना, ये ग्रोथ के रिलेटेड है। सो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर है, बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, दोनों के जो एक्सपेंशन प्लान है वो हमने अच्छे से मेंशन करें, उसके अगेंस्ट में जो हमको गारंटीज देनी पड़ी है, चाहे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हो, कॉर्पोरेट बैंक गारंटी हो, उसकी वजह से आपको ये ओवरऑल कंटीजेंट लाइबिलिटी काफ़ी हायर लेवल पे दिख रही है। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये केन्स को अभी पैसा देना ही है, ये रिस्क है कि कल को चल के अगर ये सर्टेन कंडीशंस मीट नहीं होती है इनके ये सब्सिडीज की वजह से, तो केन्स को वो लाइबिलिटी जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स होगा ही, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस मीट नहीं होती है तब इनके लिए ये लाइबिलिटी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका कंटीजेंट लाइबिलिटी पे केन्स का एक्सप्लेनेशन। फिर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर के जो कोटक ने जो मतलब पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, उस पे इनकी मैनेजमेंट मतलब एक्सेप्ट कर रही है कि वहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जैसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जब आप रिलीज करते हो ना, शो करते हो, तो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नेट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन जो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड में तो मैं सब्सिडरीज का सबका स्टेटमेंट शो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे वो हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन सब्सिडरीज के जो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स होंगे उनमें मुझे वो दिखाना पड़ेगा कि इस कंपनी ने उससे क्या लिया, उस कंपनी ने इससे क्या लिया, उसके ऊपर पेएबल कितना है, उसका इसके ऊपर रिसीवेबल कितना है, ये मुझे शो करना पड़ता है। तो केन्स टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो केन्स इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रैमको, इन दोनों के बीच में कोई डीलिंग हुई है, तो स्क्रैमको के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने वो हाईलाइट किया है, लेकिन मतलब अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग आपको वो केन्स इलेक्ट्रॉनिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वो आपको हाईलाइट करना था नोट्स ऑफ अकाउंट में, तो वो नहीं किया, मतलब एक जगह किया पर दूसरी जगह इनसे मिस हो गया ये दोनों तीनों ट्रांजैक्शन को लेकर के। तो वही कंपनी का कहना है कि वो हमसे मिस्टेक हुआ है। अब इन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ में उसका मतलब आप बोल लो कि एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है कि अभी हम ग्रोइंग कंपनी है और रिसेंटली हमारे 15-16 सब्सिडरीज बने हैं, क्रिएट हुए हैं, तो इन सब का मतलब एक तरीके से कंसोलिडेट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहाँ पे कुछ जगह पे
हमसे ये चीज़ मिस्टेक हो गई, मतलब हम उस चीज़ को शो करना चाहिए था, हमको वो डिस्क्लोजर देना चाहिए था, बट एक जगह दिया, दूसरी जगह हम उसको दे नहीं पाए। हालांकि P&L वगैरह बैलेंस शीट वगैरह में वो दिया हुआ है और दूसरी जगह नोट्स ऑफ अकाउंट में भी दिया हुआ है, लेकिन जो रूल के अकॉर्डिंग कि आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर दोनों जगह देना है ना, ऐसा समझ लो आप कि जैसे आपके फैमिली में डीलिंग हुई है, तो आप बोल रहे हो कि मैंने इससे ये खरीदा, उसने मेरे से ये लिया, तो आप दोनों के बुक में ऐड करोगे ना कि इसकी बुक में आप शो करोगे कितने अमाउंट का दिखाया, क्या खरीदा, कब पेमेंट उसका होना है, तो दूसरे के बुक में भी वो आना चाहिए। अब एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, तो वो मिसमैच हो गया। तो मतलब एक तरीके से उसको ऐसे ही देखा जाएगा कि आपने वो छुपाया बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन वो गलत है, रूल आपने फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग आपका वो मिसमैच हुआ। तो वो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि वो हमारे पार्ट पे एरर था एंड उसको हम रेक्टिफाई करेंगे और आगे से मेक श्योर करेंगे कि वो रिपीट ना हो। तो ये वाली गलती इन्होंने एक्सेप्ट करी है यहाँ पे, दोनों जो इनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए हैं। फिर जो फिफ्थ पॉइंट था आपका कॉस्ट बोरोइंग को लेकर के कि 17.7% का एवरेज बोरोइंग कॉस्ट है, उस पर इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि कोटक ने ना सही से कैलकुलेट नहीं किया इसको। कोटक ने क्या करा है, जो आपका लोन होता है ना, बैंक का जो लोन होता है, सिर्फ उसका फाइनेंस कॉस्ट उन्होंने ऐड करा है। कोटक ने ये नहीं देखा कि हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो ग्रोथ को हम फंड कर रहे हैं, 50-60% की ग्रोथ को, जो वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में जा रहा है, इसमें बिल डिस्काउंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल डिस्काउंटिंग मतलब क्या हो गया कि कस्टमर को मैंने सामान भेज दिया, अब कस्टमर और मेरा जो पेमेंट टर्म है वो मान लो 90 दिन का है, 100 दिन का है, मुझे पैसा मिलेगा 90-100 दिन के बाद, लेकिन मुझे तो बिजनेस चलाना है, मुझे अभी कैश चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस इन्वॉइस को ना किसी बैंक NBFC को दे दूंगा और वो बैंक NBFC थोड़ा सा अपना मार्जिन कट करके बाकी का पैसा मेरे को दे देगा, तो कैश मेरे बिजनेस में इमीडिएटली आ गया। तो कंपनी कह रही है ये बिल डिस्काउंटिंग जो है ये हमारे ग्रोथ एक्सपेंशन में बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है उसको फंड करने का। तो इसका भी जब आप कॉस्ट ऐड करोगे ना, तो जो एवरेज कॉस्ट बोरोइंग है हमारा, यानी कि नेट बोरोइंग कॉस्ट जो है हमारा, वो 10% के आसपास बैठता है। ये FY25 के अकॉर्डिंग है। अभी रिसेंट इंटरव्यूज में इन्होंने बोला है कि ये और कम हो गया, मतलब 9% के आसपास ये धीरे धीरे आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का एक्चुअली में कम हो रहा है और 17.7% नहीं है। प्लस मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि अगर आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो कि मतलब आपने सिर्फ वो बैंकिंग कॉस्ट वो सारा लिया हुआ है जो आप 17.7% कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग उससे पिछले साल यानी FY24 में हमारा जो कॉस्ट था वो 25% बनता है। तो हम 25% से आपने जिस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, अब हम 17.7% पे आ गए, यानी आपके रूल के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो भी YOY हमारा 8% का इंप्रूवमेंट है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो नेट बोरोइंग कॉस्ट है हमारा वो 10% के आसपास बनता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दिया है। फिर लास्ट आपका पॉइंट आता है वो जो इन्होंने इंटेंजिबल एसेट में जो नो हाउ टेक्निकल वगैरह वो सब ऐड करा है। तो कंपनी का कहना है कि ये जो टेक्निकल नो हाउ जो इसक्रैमको के पास में था, उसके एक्विजिशन से हमारे पास में आया, उनके पास में जो डिज़ाइन, जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी वगैरह थी, प्लस जो R&D डिपार्टमेंट उस पर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, ये सब एक तरीके का एसेट है जो आगे चल के हमको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देगा। तो इसलिए इसको हमने इंटेंजिबल एसेट के अंदर शो करा है। अगेन ये भी इनका कहना है रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो ये सारा इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2-3 ऐसे पार्ट है जहाँ पे कंपनी की गलती है। वो आपका डिस्क्लोजर वाला, वो आई मीन एक तरीके का वो एक्सक्यूज ही आप बोलोगे कि इतने सारे सब्सिडरीज हैं तो वहाँ पे उसको रिपोर्ट करने में हमसे थोड़ी सी गलती होगी, बट आई मीन एक लिस्टेड कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, इतने बार आप QIP कर चुके हो, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि ये सारे आपके जो अकाउंटिंग बुक्स हैं हर एक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इस तरीके की मिस्टेक्स जो है वो आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंपनी से। तो वो इनकी बिल्कुल गलती है, वहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट करा है। बाकी जो पार्ट्स हैं उसका इन्होंने सारा डिस्क्लोजर दिया है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस और रेज करे गए हैं, जैसे इनका वर्किंग कैपिटल काफ़ी हाई है, रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस कंपनी के। बट आई थिंक कि अभी जैसे होता है ना कि कुछ बुरी खबर आई है तो आप 2-4 चीज़ें और उसमें ऐड करने को देखते हो, तो वो काइंड ऑफ वैसा ही है, क्योंकि वो नया नहीं है। ये हम पिछले साल से इस बिज़नेस को ट्रैक कर रहे हैं। कोई भी EMS बिजनेस आप देखोगे जो 50-60-40% पे ग्रो कर रहा है, उनमें ये सारे इश्यूज आपको मिलेंगे। वर्किंग कैपिटल सबका हाई है, रिसीवेबल की प्रॉब्लम सब में आती है, और स्पेशली इनके साथ में रिसीवेबल की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है जब से इन्होंने ये स्मार्ट मीटरिंग कंपनी को एक्वायर किया, इसक्रैम को। और ये भी सिर्फ इस कंपनी के साथ में नहीं है, स्मार्ट मीटरिंग में जितनी भी कंपनी काम कर रही है, आई थिंक एक जीनस पावर करके भी कंपनी है,
उसका भी अगर आप रिसीवेबल देखोगे तो पहले तो आई थिंक 300 दिन का उनका रिसीवेबल होता था, अब धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री में सबके साथ में ये है, मतलब बिजनेस मॉडल इस तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट आपका क्लाइंट है यहाँ पे, तो B2G सेक्टर में वैसे ही पेमेंट आपको डिले मिलता है। और पिछले साल तो मतलब हमने देखा ही था, जो डायग्नोस्टिक सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है, हॉस्पिटल सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट काफ़ी डिले हुआ था। शक्ति पम्प को आप देख लो, जो वो कैपिटल गुड्स में काम करते हैं, उनका पेमेंट कितना ज़्यादा डिले हुआ था। तो लास्ट ईयर तो ये सबके साथ था, वो इस कंपनी के साथ में भी और ज़्यादा हो गया। और इनका तो पेमेंट टर्म ही ऐसा है कि मतलब 3 महीने बाद, 3 महीने भी नहीं, आई थिंक 6 महीने बाद या 7 महीने बाद जाके इनको पेमेंट मिलेगा। काफ़ी लंबा रिसीवेबल प्लान है इनका। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में Q1 में भी, Q4 में भी और ये Q2 के कॉन कॉल में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसका इन्होंने बताया हुआ है पहले से कि रिसीवेबल डेज कुछ टाइम के लिए इंक्रीज रहेंगे, लेकिन जो H2 होगा, H2 ऑफ FY26, उसमें कंपनी जैसे इस क्वार्टर में भी इन्होंने कुछ इसका बिल डिस्काउंटिंग के थ्रू इसको मिनिमाइज किया था, और आगे भी ये सारे मतलब ये टूल्स वगैरह यूज़ करके कंपनीज को कम करने को देख रही है। प्लस अभी इन्होंने गाइडेंस तो उन्होंने कॉन कॉल में ही दे दिया, लेकिन दोबारा से एक तरीके से इसको रीट्रेट किया है कि हमारा वर्किंग कैपिटल डे और ये ओवरऑल कैश फ्लो, ये सब इंप्रूव हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY26। स्पेशली कैश फ्लो वाले पार्ट पे इनका कहना है कि जो नेगेटिव था फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल डेज जो भी आई थिंक 120 के आसपास है कंपनी का, 120 या 130 है, ये कंपनी कह रही है कि हम 90 डेज तक ले आएंगे, 90 से 85 डेज तक ले आएंगे बाय द एंड ऑफ FY26। और फिर FY28 का एक इनका टारगेट आप बोल सकते हो कि 70-75 डेज तक ले आएंगे। तो इतने वर्किंग कैपिटल डेज तो रहेगा इस बिजनेस के अंदर, लेकिन कंपनी डायरेक्शनली इसको इंप्रूव करने को देख रही है। तो ये ओवरऑल कमेंट्री है केन्स टेक्नोलॉजी की तरफ से। अब मेजर कंसर्न आप देखोगे तो वही था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर के, बाकी मैनेजमेंट ने उस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब आई मीन इसको देखना कैसे है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना इजी नहीं है कि एकदम से उन्होंने कुछ कंसर्न रेज किए, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आ गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्योंकि आई मीन आपको देखना पड़ेगा कि एज ए इन्वेस्टर मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं इसको किस तरीके से देख सकता हूँ। एक तो वैसे इसमें ये भी पॉइंट आ रहा है कि ये जो कोटक ने जो ये रिपोर्ट निकाली है, इसके पीछे इंटेंशन हो सकता है, मतलब इस टाइम पे क्यों निकाला, एनुअल रिपोर्ट तो कब का आ चुका था, कुछ भी आप XYZ चीज़ें बोल सकते हो जो अपने पार्ट पे ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी है, कुछ भी ऐसा नहीं कि उसमें गलत था। डिस्क्लोजर पे कंपनी से गलती हुई थी 2-3 जगह पे, वो इन्होंने खुद एक्सेप्ट करा। और भी जो बाकी चीज़ें इन्होंने रेज करी है, वो कहीं ना कहीं आपने ट्रांसपेरेंसी तो उतनी नहीं रखी ना, आपको दोबारा रिस्पॉन्स देने के बाद में वो सारी चीज़ें इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन करी है। तो ऐसा नहीं है कि कोटक ने कुछ भी ऐसा रिपोर्ट किया हो या ऐसा हाईलाइट किया हो जो इनके बुक्स के अंदर नहीं था। तो वो वाली चीज़ आप बोल सकते हो कि इंटेंशनली था या नहीं था, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्टिंग करी है वो सारी चीज़ें ठीक थी, और उसका बिजनेस को रिस्पॉन्स देना पड़ा है, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स देना पड़ा है। अगर इन्होंने पहले से वो दे दिया होता तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज़ नहीं होते, और इनके इन्वेस्टर्स को इतना ज़्यादा मतलब वो पैनिक भी नहीं करना पड़ता पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब अगेन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऐसे तो 6,000-7,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो भी बिजनेस आप देखोगे जो अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है, जिनका गाइडेंस इतना सॉलिड है, 50-40-60% का अभी ग्रोथ है, आगे का भी वो टारगेट कर रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम कंपनी फंड रेजिंग करती है, उनमें मोस्टली आपको दिखेगा उनके बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इसको ये पॉइंट बोल के हम ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मतलब मैंने गलती करी तो मैं ये बोलूँ कि देखो बाकियों की भी गलती थी, ऐसे इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके बुक्स में प्रॉब्लम था, आपके अकाउंटिंग में प्रॉब्लम था, आपने उसको ठीक नहीं किया, तो वो चीज़ हाईलाइट हुई, और उसका आपके इन्वेस्टर्स को भी एक तरीके से मतलब वो झेलना पड़ा, वो सारा पेन वगैरह। अब अभी कैसे देखना है, तो एक तो रेड फ्लैग जैसा अभी के बेसिस पे नहीं लगता कि बिजनेस में ऐसा कोई रेड फ्लैग है, क्योंकि बाकी सारे फंडामेंटल्स आप देखो, जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, वो तो हमने टाइम टू टाइम बार बार डिस्कस किया, ये समझाइए उसको। और बाकी चीज़ें अगर आप देखो, इनका एग्जीक्यूशन, इनका एक्सपेंशन प्लान, सारी कुछ बिल्कुल ऑन ट्रैक है, उसमें ऐसा कुछ बहुत अभी रिस्क लगता नहीं है। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स वो तो हमको एज ए इन्वेस्टर खुद इंडिविजुअली एनालाइज करना है कि मेरे मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ पे केन्स अभी फिट बैठता है। जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो मैं यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव नहीं हो सकता कि 150-140 का पी देखो अभी 70-80 के आसपास आ गया, तो मतलब एक तरीके से वो लॉटरी जैसी लग गई, वैसा सोच के रिएक्ट करना बहुत ही गलत है, बिकॉज आपको बाकी फैक्टर्स भी इसमें कंसिडर करने पड़ेंगे। एक तो वैसे आप देखोगे तो ब्रॉडर लेवल पे जो EMS इंडस्ट्री है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि इनकी मैनेजमेंट ने दोबारा से रिट्रेट करा है कि जो हमारा ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान है वो एज इट इज़ है, मतलब जो 50-60% का हमने गाइडेंस दिया है फुल ईयर बेसिस पे, $1 बिलियन का जो हमारा गाइडेंस है बाय FY28, वो सारे गाइडेंस हमने मेंटेन रखे हैं। इन्होंने दोबारा से इस चीज़ को रिट्रेट करा है, तो इनका ग्रोथ प्लान तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऑन ट्रैक लग रहा है। अभी तक कंपनी की परफॉर्मेंस भी वैसे आई है, मार्जिन फ्रंट पे गाइडेंस से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है कंपनी का। लेकिन अगर कल को चल के ये इंडस्ट्री का जो थोड़ा बहुत जो ग्रोथ स्लो होता हुआ दिखा है, वो अगर इनके साथ में भी होता हुआ दिखता है,
तब वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर सकती कि ये 70-80 का पी आप दोबारा एक्सपेक्ट करो कि 120-130 तक जाएगा एटलीस्ट नियर टर्म में। हाँ, मुझे अगर इसमें बेट करना ही है तो मेरा माइंडसेट जो है वो इसमें मीडियम टर्म का होना चाहिए। ये 70-80 का पी आ गया, 150 के पी पे ट्रेड करता है, और जो जनवरी में हमने करेक्शन बार बार डिस्कस किया था कि ऐसे ही स्टॉक करेक्ट हुआ था थोड़ा सा और वापस से रिकवर हो गया, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि तब भी हुआ था अभी भी हो जाए, क्योंकि वो ना फिर ट्रेडिंग मेंटालिटी है। तो आपका माइंडसेट इसमें क्लियर होना चाहिए कि आप बैट क्यों कर रहे हो केन्स के ऊपर। क्या आप उसके बिजनेस के बेसिस पे कर रहे हो, उसके एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कर रहे हो, वो ओसैट में जो कर रहा है, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में जो कर रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कर रहा है, और जो कंपनी के आगे 5-7 साल के प्लान है उसके बेसिस पे कर रहे हो, तब ठीक है। मतलब मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के कोर फंडामेंटल ठीक लगते हैं। ये कुछ इशू जरूर हैं, उसको क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए और उस माइंडसेट से मुझे इस पे बैट लेना चाहिए, रादर देन कि मैं जस्ट इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखूं कि 70-80 का पी है तो चलो 3-6 महीने में वापस से 120-130 के पी पे जाएगा तो मेरे को एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। आई मीन वो मेंटालिटी गलत है, क्योंकि फिर मुझे वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर मैं उस माइंडसेट से जा भी रहा हूं तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर कल को चल के, जैसे अभी ये अकाउंटिंग में ये इश्यूज हैं, कल को चल के मान लो 1 क्वार्टर बाद 2 क्वार्टर बाद कंपनी का ग्रोथ और थोड़ा सा स्लो होता है, तो फिर ये स्टॉक इतनी जल्दी आपको 100 के पी पे नहीं दिखेगा, इनफैक्ट और करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अभी गाइडेंस क्या दिया है कि सेकंड हाफ में हमारा वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, रिसीवेबल्स, ये सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो अगर वो नहीं हुआ, यानी गाइडेंस को आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो, प्लस आपका कोर फंडामेंटल और वीक होता जा रहा है, आगे के एक्सपेंशन को आप कैसे फंड करोगे? क्या दोबारा क्यूआईपी करोगे या डेट रेजिंग के लिए जाओगे? डेट रेजिंग के लिए जाओगे तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज भी बढ़ सकते हैं अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देखूं। लेकिन हाँ, जो उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो एग्जीक्यूशन है, कंपनी का जो आगे का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं मीडियम टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूं और क्लोजली मॉनिटर करूं इनके परफॉर्मेंस को, तब डील जो है वो अभी ठीक लगती है, क्योंकि 150 का पी एफ कॉस्ट 70-80 के आसपास है और बिजनेस का ग्रोथ अभी जो देख रहे हैं हम Q1 Q2 और पहले के फाइनेंशियल ईयर्स में, वो 50% के आसपास ये रिपोर्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। तो उस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए और एलोकेशन मुझे अपना देख के चलना चाहिए। प्लस इसमें एक ये भी केस आता है कि क्या अननेसेसरी मुझे ये बैट लेने की ज़रूरत है, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं और रिवॉर्ड कर सकता हूँ इस करेक्शन के अंदर, प्लस और कई ऐसे नए प्लेयर्स हैं जिनको मैं ऐड कर सकता हूँ जहाँ पे बिजनेस वाइज कोई ऐसा मतलब कंसर्न नहीं है, क्लैरिटी पूरी है उनके ग्रोथ वगैरह के ऊपर। तो अपना अपना रिस्क एपेटाइट है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा रिस्क एपेटाइट अगर बहुत हाई है तो मैं इस तरीके का बैट ले सकता हूँ, लेकिन कोई इन्वेस्टर है जिसका रिस्क एपेटाइट इतना हाई नहीं है, वो अननेसेसरी नहीं बैट करना चाहता है ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरीके की डिस्कशन हो रहे हैं बिजनेस को लेकर के, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आपको आपके पास में ऑलरेडी इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो वो उसको रिवॉर्ड करने में कंफर्टेबल है। तो अपना रिस्क एपेटाइट समझ के, अपना पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन समझ के, माइंडसेट लेके कि मुझे मीडियम टर्म के लिए बैट करना है, मतलब मैं सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ऐड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख के समझ के हमको डिसाइड करना है, रादर देन कि जस्ट मैं देखूँ कि 70 रुपये पी आ गया, 150 का होता था और वापस से मुझे 100-120 पे एग्जिट करना है। तो उस तरीके का माइंडसेट नहीं होना चाहिए। बाकी बिजनेस में ऐसा रेड फ्लैग वाइज आप बोलोगे तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, जो चीज़ें थी वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दी है, मार्केट ने ठीक ठाक करेक्शन दे दिया है। अब मुझे शॉर्ट टर्म में नहीं पता कि आगे स्टॉक का क्या होगा, लेकिन बिजनेस वाइज अगर आप इनके कोर फंडामेंटल्स देखो तो वो बिजनेस अभी तक ठीक कर रहा है। बाकी सारे गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखे हैं। H2 का भी जो इनका गाइडेंस था, कमेंट्री था, वो भी कंपनी ने मेंटेन रखा है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।